गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कुषाण वंश के शासकों के बारे में चर्चा की थी और आज हम कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। कनिष्क है वह कुषाण वंश का महानतम शासक था जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो पहले तो महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि कनिष्क का जो शासनकाल है वो 78 ईस्वी से 106 ईस्वी तक माना जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात यही है कि उसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया जो शक संवत के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि भारत का राष्ट्रीय संवत है। तो ये बात महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसने गद्दी पर बैठने के बाद में अपना विजयी अभियान प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत उसने पाटलिपुत्र पर विजय प्राप्त की। वहाँ के जो राजा हैं कोटकुल नरेश को पराजित किया और उन्होंने पाटलिपुत्र के राजा से युद्ध का हर्जाना भी मांगा था कनिष्क ने। इस पर पाटलिपुत्र के राजा ने हर्जाने के बदले में बौद्ध विद्वान अश्वघोष तथा भगवान बुद्ध का एक काष्ठ निर्मित भिक्षापात्र भेंट किया, जिन्हें पाकर कनिष्क संतुष्ट हो गया और उन्हें लेकर अपनी राजधानी लौट आया। फिर उन्होंने पार्थिया पर अधिकार किया। पार्थिया के पास में ही एरियाना प्रदेश, जो पार्थिय प्रदेश पर पहले पार्थिया का अधिकार था, किंतु बाद में कुषाणों ने एरियाना प्रदेश पर अधिकार कर लिया था। इसलिए पार्थिया का शासक एरियाना प्रदेश पर पुनः अधिकार करना चाहता था। इसके अलावा व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रदेश बैक्टीरिया पर पार्थिया का शासक अधिकार करना चाहता था। तो इस पर पार्थिया के शासक ने कनिष्क पर आक्रमण किया, परंतु उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण पार्थिया प्रदेश पर कनिष्क का अधिकार हो गया। कश्मीर पर विजय। कनिष्क ने कश्मीर पर भी आक्रमण किया और उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। राजतरंगिणी के लेखक कलहण के अनुसार कनिष्क ने कश्मीर जीतकर उस पर शासन किया और कश्मीर में अनेक विहार बनाए और उसने कश्मीर में कुंडलवन नामक स्थान पर चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी किया। उसने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर भी बसाया। उज्जैन पर विजय। कुछ विद्वानों के अनुसार कनिष्क ने उज्जैन के शक क्षत्रप को भी पराजित किया, यानी पश्चिम भारत में जो शक थे उनको कनिष्क ने पराजित करके उज्जैन पर भी विजय प्राप्त की थी। चीन पर विजय। चीनी ग्रंथों के अनुसार कनिष्क ने चीन के सम्राट के पास एक राजदूत भेजा और कहा कि चीन की एक राजकुमारी का विवाह कनिष्क के साथ किया जाए। चीनी सेनापति पांचाओ ने इस प्रस्ताव को अपमानजनक समझा और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। इस पर कनिष्क ने अपने सेनापति के नेतृत्व में एक विशाल सेना चीन पर आक्रमण करने के लिए भेजी, परंतु कनिष्क की सेना की पराजय हुई और उसे चीनी सम्राट के साथ एक संधि करनी पड़ी। परंतु कुछ समय पश्चात कनिष्क ने वापस चीन पर आक्रमण करके चीनी सेनापति पानयांग को पराजित कर दिया और चीनी सम्राट को कनिष्क से संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार उसे यारकंद, कास्कर तथा खोतान के प्रदेश कनिष्क को देने पड़े और अपने 2 राजकुमारों को कनिष्क के दरबार में बंधक के रूप में भेजना पड़ा। एक विजेता के रूप में कनिष्क की ये महान विजय मानी जाती है। पेशावर की विजय। कनिष्क ने पेशावर पर भी विजय प्राप्त की और पेशावर या पुरुषपुर एक ही बात है को अपनी राजधानी बनाया और वहाँ पर अनेक स्मारक भवन, बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया। तो इस प्रकार वह एक महान एवं कुशल शासक था जिसने
इन सभी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। कनिष्क का साम्राज्य विस्तार। कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासान तक तथा उत्तर में पामीर से लेकर दक्षिण में कोंकण तक का प्रदेश उसके साम्राज्य में शामिल था। इस प्रकार उसका साम्राज्य काफ़ी विस्तृत था। प्रशासन। वह एक योग्य एवं कुशल प्रशासक भी था। उसका शासन क्षत्रप प्रणाली पर आधारित था। उसका शासन प्रांतीय क्षत्रपों के द्वारा होता था। मथुरा में महाक्षत्रप खरपल्लन और काशी में वंश पर प्रांतीय शासक थे। इनके प्रशासन का स्वरूप बहुत कुछ सैनिक प्रणाली पर आधारित था। दंडनायक और महादंडनायक के पद कुषाण प्रशासन में महत्वपूर्ण थे। तो प्रशासन की दृष्टि से भी कनिष्क योग्यतम शासक था। कला और साहित्य के क्षेत्र में उन्नति। कनिष्क स्वयं भी एक उच्च कोटि का विद्वान था और वह विद्वान एवं साहित्यकारों का संरक्षक भी था। उसकी सभा में अनेक उच्च कोटि के साहित्यकार, दार्शनिक और विद्वान रहते थे। प्रमुख रूप से अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक आदि उल्लेखनीय थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और शोधरानंद, सूत्रालंकार तथा सारिपुत्र प्रकरण आदि प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। नागार्जुन शून्यवाद तथा सापेक्षवाद का प्रवर्तक था। उसने माध्यमिक सूत्र की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। इस प्रकार साहित्य के क्षेत्र में उस समय बहुत ही अच्छी प्रगति हुई। कला के क्षेत्र में भी उसने प्रोत्साहन दिया। उसके समय में वास्तुकला, मूर्तिकला आदि का पर्याप्त विकास हुआ। अनेक स्तूपों तथा विहारों का निर्माण करवाया। उसने तक्षशिला में शीर्षुक तथा कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नए नगर बसाए। मथुरा कनिष्क के समय महान कला का केंद्र बन गया था। उसके शासनकाल में 3 प्रमुख शैलियों का भी विकास हुआ था: मथुरा शैली, अमरावती शैली और गांधार शैली। वह एक महान निर्माता भी था। यानी कला के क्षेत्र में भी उसके समय में वास्तुकला और मूर्तिकला में अच्छी प्रगति हुई। बौद्ध धर्म का संरक्षक। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु होते हुए भी वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे और कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। उसने बौद्ध धर्म को राज्याश्रय प्रदान कर कनिष्कपुर, पुरुषपुर, मथुरा व तक्षशिला में अनेक स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। उसने कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की, जिसमें लगभग 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था। और उसने त्रिपिटकों पर टीका लिखकर उसे एक ग्रंथ के रूप में संकलित करवाया। इसके परिणाम स्वरूप महायान शाखा का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और जो महायान शाखा है वो कनिष्क के समय में ही फलीभूत हुई और कनिष्क ने महायान शाखा को राजधर्म के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार कुषाण शासकों में कनिष्क महानतम शासक था और उसने साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो सुनते समय आप नोटबुक और पेन साथ रखा करो ताकि आप जो वीडियो में आपको उसके प्रमुख शासनकाल, उसकी विजय जो बताई जा रही हैं, लिखी हुई हैं, या जो वीडियो में बताया जा रहा है उसको आप नोट के करते रहो ताकि आप जो मैटर लिखते हो वो परीक्षा में दोहराओ तो उसमें टाइम भी नहीं लगे, इसके साथ साथ आपके याददाश्त भी हो सके।
परीक्षा में निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण शासक कनिष्क की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।